आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का पेपर और ये पेपर होने वाला है आपका तीसरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पेपर कर लिए डिस्कस। हमने ऐसा किया है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, चैनल में आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन आपको खोल लेना है और उसके अंदर आपको जो है पूरे पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने अलग बना दिया है, जिसके अंदर आपको जो है एक पेपर और दूसरा पेपर करवा दिया गया है, जिसके अंदर कई इसको पहला पेपर 3 पार्ट में है और दूसरा पेपर 2 पार्ट में है, यानी 5 वीडियो टोटल अपलोड हमने कर रखी है पहले भी। तो इनको भी जरूर देख ले, काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने पॉलिटिकल साइंस का फाइनल पेपर के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है फाइनल का 11th का, उसके लिए हमने पेपर्स पहले से ही हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड पेपर आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि और सब्जेक्ट के वीडियोस, तो उसको भी जल्दी हम कवर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस को एक बार देख लेते हैं। क्लास 11 का आपका पेपर जो है 80 नंबर का होता है और 3 घंटे आपके पास टाइम रहता है इस पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश पे आते हम और यहाँ पे मैंने आपको कई बार बता रखा है पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, जिसके अंदर बोला गया सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और ये एक नंबर वाले होंगे। प्रश्न नंबर फिर आगे आते हैं 13 से 18 तक, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और इसका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक दिया गया है, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके और 100 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, 25 और 26, ये 3 क्वेश्चन होंगे जो पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं लिखने हैं। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जो है विकल्प भी दे दिया जाएगा, वो आप पेपर में देख लेंगे। तो ये आपका पैटर्न रहता है और पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जा रहा है। तो हम एक बार इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, एक नंबर के होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक जो होंगे वो 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे और आंसर देना आपको, आंसर टू दीस क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 19 से 23 4 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होंगे, आंसर टू दीस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच। एंड क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 आर जो है पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक जो होंगे वो होंगे आपके 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन। आंसर टू दीस क्वेश्चंस आर शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक आपकी जो है इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है उनको हमने ये बता दिया है। अब काफी बच्चे हिंदी मीडियम वाले कमेंट करेंगे कि आप हिंदी में करवाइए इंग्लिश या इंग्लिश में करवाइए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। देखिए अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो है हमें एक साथ करवाना पड़ रहा है। तो आप जरूर जो है सहयोग करें इसको करवाने में और जल्दी जो है और पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने जो है दोनों ही मीडियम में इनको रखा है। क्वेश्चन नंबर आपको जैसा कि मैंने बताया आपको इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, सामान्य निर्देश 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 1 अंकीय क्वेश्चन होंगे और ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, हमारे कितने मौलिक अधिकार हमें है, हमारे जो संविधान है भारतीय संविधान, उसके अंदर टोटल हमारे पास 6 जो मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर आपको ये बड़े क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 6 नंबर में, मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, तो 6 के 6 आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे सबसे पहला आपका समता, ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता, ऐसे ही आपके जो है कई सारे अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास शिक्षा का अधिकार हो गया, शिक्षा, ऐसे ही आपके टोटल 6 अधिकार है। जो लास्ट वाला छठा अधिकार है और आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ये टोटल आपके पास 6 अधिकार है, जिसमें छठा वाला अधिकार है कोई अधिकार ना होकर इन 5 की रक्षा करने वाला अधिकार है। ठीक है, जिसमें कई सारे रेट जारी करती है न्यायालय और आपके जो अधिकार है उसको संरक्षण करती है। तो संविधान में हमारे जो है उसके अंदर 6 मौलिक अधिकार हमारे प्राप्त है हमें।
तो ऑप्शन आपका ख राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बड़े नंबर में भी आपको मिल सकता है, तो इसको आपको जरूर रेडी करके जाना है कि हमारे पास जो अधिकार है वो कौन कौन से है, और आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो है अनुच्छेद कब से कब तक है। जैसे यहाँ पर जो आपका समता का अधिकार कहां से कहां तक है, स्वतंत्रता का कहां से कहां तक है, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन, संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश मीडियम में इसी को हम देखें तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डज अ पर्सन हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 6। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत में जो है एक चुनाव आयुक्त है, ठीक है, एक निर्वाचन आयोग है। पहले तो निर्वाचन आयोग, इसकी जिम्मेदारी है, भारत में जो चुनाव होते हैं इनकी जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, ठीक है। तो इसी के एक पद है मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है। चुनाव आयुक्त होते हैं इसके अंदर। आपको बताना है कि चुनाव आयुक्त का जो पद होता है उसको कौन चुनता है, कौन बैठेगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो प्रधानमंत्री है, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग, राष्ट्रपति जो है वो चुनते हैं आपके उस पद को कि कौन बैठेगा वहां पर, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी को इंग्लिश मीडियम में हम देखें, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल आपसे पूछा गया कितना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका, आप इसे स्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं, ये होती है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका बोला गया निश्चित 4 वर्ष लोकसभा में बहुमत रहने तक, ये कोई नहीं। तो इसका राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। लोकसभा में जब तक बहुमत रहती है तब तक ये रहते और तब इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। नीति जो बनाने का काम है, जो भी नीति बनाई जाती है वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे आप स्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। और ये आपसे क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इनके कार्य क्या है, जो भी नीतियों का निर्माण होता है उनमें इनकी भूमिका रहती है। आगे चलते हैं, इसी को हम इंग्लिश में देखें, हम इंग्लिश मीडियम में, तो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज कौन है, इसको आप ऑफिस की जगह पोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है फिक्स्ड 4 इयर्स एज लॉन्ग एज देयर अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा और नन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, जब तक जो है लोकसभा बहुमत में रहती है तब तक इनका जो है ये कार्य अपने काल में रहते हैं, ठीक है, जब तक ये काम करते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, प्रधानमंत्री पद के लिए आयु निर्धारित कितनी है, तो आपको पता होगा, आपको अगर प्रधानमंत्री के लिए जैसे कि भरना है, ठीक है, रहना, तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में देखें हम, तो एज इज फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटलीस्ट 25 इयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है, उसके लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ पे बोला गया है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5वां और जो छठा क्वेश्चन होगा उसके लिए निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में से दो कथनों को अभिकथन ए और कारण जो है आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़ना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। विकल्प इन्होंने पहले दे दिए क्योंकि दोनों के विकल्प आपके जो है सेम है, तो यहाँ पे विकल्प ये आप इसे देख सकते हैं। पहले में कहा गया है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसमें बोला गया आर और ए दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सच है लेकिन आर झूठा है और ए झूठा है लेकिन आर सच है, आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। in the question given below two statements are marked as assertion and A है आपका, ठीक है, अभिकथन और कारण रीजन है। read these statements and choose the correct answer from the given point। जो है यहाँ पे हम देखिए ऑप्शंस इसके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव विकल्प दिया गया यहाँ पे, ये आपके विकल्प है जो कि मैंने आपको हिंदी मीडियम में बता ही दिए। अब क्वेश्चन की तरफ आते ही आपके विकल्प पहले दे दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका अभिकथन। अभिकथन दिया गया है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी होते हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए क्या है, गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। ये आपका सही है, अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। तो ये दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है, यानी कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन की। तो इसके अंदर आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा भारत में जो है हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके अंदर नागरिकों के अधिकार को पूरा बता दिया गया कि आपके पास कौन से अधिकार है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि आपके अधिकार कितने, तो आपको पता है कि आपके 6 अधिकार है। इसका मतलब आपके जो अधिकार है वो आपको संविधान के अंदर दिए गए जब भी आपको पता है। तो यहाँ पे बोला गया है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, ये आपको भी पता है। भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम में इसे हम देख ले एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, राइट आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो रीजन क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट्स टू द सिटीजन। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाएगा और हिंदी मीडियम में भी आपका सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 से आपका कथन क्या दिया गया है, ठीक है, जिसे अभी कथन भी लिखा जाता है। तो कथन है कानून के समक्ष जो है समानता भारत के राष्ट्रपति पर जो है लागू नहीं होती। कारण क्या है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत विशेष शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति का जो पद है आपको पता होगा, इनके पास क्या है, विशेष शक्तियां हैं और संविधान के अनुसार इन्हें विशेष शक्तियां और विशेष अधिकार दिए गए। ये सही बात है कि जो कानून के समक्ष समानता है वो राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। आपको भी पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वो जब तक वह अपने पद पर है एक व्यक्ति का, वो मतलब ये है कि अगर उसके पास केस भी है खून का तो नहीं लगा सकते आप, ठीक है, उसको जेल नहीं भेज सकते, ये सारी चीजें, तो उनको क्या विशेष अधिकार प्राप्त है। और इंग्लिश मीडियम में हम देखिए स्टेटमेंट दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या दिया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज स्पेशल पावर्स एंड प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति का जो पद रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है समान कानून व्यवस्था जो या कानून के समक्ष समानता है वो लागू नहीं होती है। तो इसका भी राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्राचीन भारतीय समाज में, हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, पुराने समय की, भारतीय समाज में न्याय को किसके साथ जोड़कर देखा जाता था। आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा, संस्कृति, धर्म या समुदाय। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ग, धर्म के साथ जो है जोड़कर देखा जाता था। किसको, न्याय को, ठीक है, न्याय को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता था। आगे आएंगे हम इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, ठीक है, व्हाट वाज एसोसिएटेड विद जस्टिस। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी रिलीजन, ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों का जो है तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार क्या है। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो सिद्धांतकार थे, यानी जो थिंकर थे, राजनीतिक सिद्धांतकार, तो उन वो तर्क देते कि हमारे लिए क्या अधिकार क्या है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है या ईश्वर द्वारा, प्रकृति या ईश्वर या उपरोक्त में से कोई भी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा प्रकृति और ईश्वर द्वारा ये सोचते थे कि दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में हम इसी को देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पॉलिटिकल जो आपका थ्योरिस्ट है इन द 17th एंड 18th जो सेंचुरी है, ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी है, सेंचुरीज है, यूज्ड टू आर्ग्यू दैट वी आर एंटाइटल्ड टू राइट्स, ठीक है। तो राइट आंसर निकलकर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन सी बाय नेचर और गॉड राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। तो ये 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नागरिकता के माध्यमिक चुनौती क्या क्या है, ठीक है। नागरिकता क्या होता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। ये क्या है, किसी भी देश में उस व्यक्ति की जो देश में रह रहा है उसको कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, नागरिकता आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसके सामने क्या क्या समस्या है, क्या क्या चुनौतियां है।
गरीबी, क्षेत्रवाद, अशिक्षा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी माध्यमिक चुनौतियां है नागरिकता के समक्ष। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश में देखें हम। सेकेंडरी चैलेंजेस टू सिटीजनशिप आर पॉवर्टी, रिलीजियसम, लिटरेसी और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे पूछा गया है, यूरोप के जो गोरे लोग थे, ठीक है, उन्होंने जो गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के काले जो लोग थे उनके ऊपर शासन कायम रखा, कब से कब तक आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 16वीं से 20वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं, 17वीं से 20वीं या 18वीं से 20वीं। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 17वीं से, ठीक है। 20वीं शताब्दी तक इन्होंने जो है यूरोप के जो लोग थे गोरे लोग, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके ऊपर अपना शासन जो है एक तरह से गुलाम कह लीजिए, गुलाम बनाकर रखा 17वीं से 20वीं शताब्दी तक। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश में देखें। द व्हाइट पीपल ऑफ यूरोप मेंटेन्ड देयर रूल ओवर द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर जैसा कि आपको पता है ऑप्शन सी हो जाएगा, 17वीं से 20वीं शताब्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आए हम। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में क्या है, व्यक्तियों के अधिकार को लिख दिया गया है, जिसमें आपकी टोटल 6 अधिकार है। उसमें आपको बताना है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका जो अधिकार है ये कौन से आर्टिकल किससे कब तक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 25 से लेकर जो है 28 तक है, ठीक है। ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 25 से 28 तक आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में बताया गया है। इसमें आपके 25 में, 26 में, 27 में, 28 में काफी सारी चीजें बताई गई है। तो राइट आंसर निकलकर ऑप्शन ख निकलकर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी को इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं। बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम वाज प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम कब है, 9 आपका 25 से 28 तक आर्टिकल आपका दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राजनीति क्या है। तो राजनीति आपके सामने दिए गए ऑप्शन, शासन करने की कला, सरकार के क्रियाकलापों से को ठीक चलाने की सीख देती है, प्रशासनिक संचालन के विषय को हल देती है, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी जो है राइट आंसर है। राजनीति क्या है, तो ये है उपरोक्त सभी, ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में हम इसी को देखें एक बार। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे जैसे दिया गया, स्टेट क्राफ्ट टीचेस हाउ टू properly run the activities of the government, deals with the matter of administrative operations और all of the above। तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 से 12 तक थे, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे और ये हमने डिस्कस किए हैं, और ये 12 तक आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसे आप सेक्शन ए भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिछले 2 आपको पेपर करवाए थे, उसमें सेक्शन वाइज लिखा है, लेकिन आपका जो नया वो आया था, ठीक है, नया सैंपल पेपर जिसके अंदर जो है उसके अंदर आंसर तो नहीं दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, और क्वेश्चन तो बहुत अच्छे नहीं लिए गए, इसीलिए मैंने उसको आपको नहीं करवाया है। वो उसमें जो है इस वाइज पैटर्न वाइज दे रखा है, तो पेपर भी ऐसे ही पैटर्न से आएगा। तो 1 से 12 तक आपके जो क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ आ गया होंगे। ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे इसके, वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर वाले सारे, और ये 13 से लेकर 18 तक होंगे। 13 से 18 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए जाने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखना है। देखिए, भारत का जैसा संविधान जब बन रहा था, तो उस समय बहुत सारी चीजें हमने दूसरों के संविधान से लिए, जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान से भी लिया है, अमेरिका के संविधान से भी लिया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया। तो बहुत देशों के हमने संविधान से कुछ कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगी वो हमने ले लिया। ऐसे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए जाने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखना है आपको। तो मान लेते हैं हमने अमेरिका के संविधान से जो हमने लिखा हुआ है, आप जो याद है आपको आप लिख सकते हैं। जैसे आपको ब्रिटिश के संविधान का याद है तो आप उसका लिख सकते हैं, आयरलैंड का लिख सकते हैं, जिसकी मर्जी आप जो है लिख सकते हैं जो हमने लिया है।
यहाँ पर दो बिंदुओं की बात की गई है, तो हम अमेरिका के संविधान से लिए जाने वाले बिंदुओं को देख लेते हैं। हमने मौलिक अधिकार, आपके पास जो मौलिक अधिकार है हमने पूरा का पूरा अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। वही मौलिक अधिकार जो आपके पास 6 है। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां है वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, और उपराष्ट्रपति का पद, ये चीजें हमने किससे ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। तो इसमें 2 बिंदु बोले थे, हमने यहाँ आपको 3 दिखा दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकार वाला जो है आपका, वो आपको पूरा पढ़ना होगा। आपका जो है अधिकार टोटल 6 है, जो मौलिक अधिकार, वो आपको पता होने चाहिए। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट एनी 2 पॉइंट्स टेकन फ्रॉम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ईटीसी, हमने ये लिए है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यह है आपका अधिकारों के महत्व का वर्णन करना है आपको। अधिकार जो होते हैं हमारे पास, उसका क्या महत्व है। देखिए, अधिकारों के बिना क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, चाहे वो अपना जो है राजनीतिक विकास क्यों ना हो, सामाजिक क्यों ना हो, आर्थिक क्यों ना हो, ठीक है। तो वो अपने विकास जो है नहीं कर सकता। इसीलिए अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए होगा जब भी किसी समाज के लिए होगा, टोटल मिला के कह रहा हूं मैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी मनुष्य के लिए जो है अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। वह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए अधिकारों का जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जब तक उसके पास अधिकार नहीं होंगे वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इसे अधिकार, ठीक है, अधिकार लिख लेंगे। अधिकार क्यों जरूरी है आपके लिए, राइट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे राइट्स, ठीक है। तो राइट्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, तो राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। It is necessary to have right to development of human personality and for the progress of the society। तो सोसाइटी के जो डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन के जो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइट्स। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गुप्त मतदान के बारे में पूछा गया है। आपको पता होगा गुप्त मतदान, कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके साथ कोई भी नहीं जाता है, यहाँ तक कि किसी को वो अपने कोई नहीं दिख पाता है कि वोट किसको डाल रहा है वो, ये आपको पता ही होगा। इसी को हम गुप्त मतदान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है वोट डालने तो वो देखते होंगे आप, कोई भी जो आपको बताता होगा या किसी को सुना होगा आपने न्यूज पे बताते हुए कि हम इसको वोट देंगे, उसको देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको उसने बोला है उसको ही वोट दे। वो उसके वोट के बारे में कोई पता नहीं कर सकता कि उसने किसको दिया है, ठीक है। अगर हाँ वो बताए तो ठीक है, लेकिन कोई भी जब तक देखता नहीं है, जब तक यकीन नहीं करता है। तो किसी ने देखा नहीं है उसको वोट डालते हुए कि उसने किसको दिया है। तो यही प्रक्रिया हमने अपना रखी है। भारत में मतदान जो है गुप्त रूप से होता है। गुप्त मतदान की जो व्यवस्था है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है। मत डालने वालों के अतिरिक्त जो है किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का पता नहीं लगता कि उसने अपना मत, जो वोट है, वो किसको दिया। तो इसी को गुप्त मतदान कहते हैं और भारत में ये अपनाया जाता है, जिसके अंदर आप नहीं देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। वोट में आपने देखा भी होगा और जिसने दिया है उसको पता होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीक्रेट बैलेट, तो राइट आंसर हो जाएगा वोटिंग इन इंडिया इज डन इन सीक्रेट। द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट इन essential for fair and free elections except those who cast their vote. No one else get to know whom they are have voted। यानी उसने किसको दिया है वो उसका किसी को नहीं पता चलता। तो ये है गुप्त रूप से दिया जाने वाला मतदान। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके क्षेत्र क्या क्या है। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट देखेंगे उसका एक क्षेत्र होता है कि आपको ये चीजें पढ़नी है उसमें। तो राजनीतिक सिद्धांत आप देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है, क्षेत्र राज्य और सरकार होता है, और शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इसके अंदर उसका भी किया जाता है।
राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आप कह सकते हैं क्षेत्र, राज्य और सरकार हो गए, शक्ति और विचारधारा हो गई, राजनीतिक विचारधारा, इसका क्षेत्र ये है राजनीतिक सिद्धांत का। अब 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम इसी को देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी टू एरियाज फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। तो द मेन सब्जेक्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज स्टेट एंड गवर्नमेंट, पावर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, स्टेट एंड गवर्नमेंट और ये वाले पावर वाले, तो ये 2 हो गए। इसके विषय क्षेत्र ये है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 आपका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन करना है। स्वतंत्रता है, उसकी कोई 2 अधिकार आपको बता देना है, आपको क्या करने की स्वतंत्रता है, जिसमें हम मान लेते हैं भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अंदर आप प्रत्येक नागरिक को क्या है, भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता क्या है, प्राप्त है। परंतु यह स्वतंत्रता जो है, भाषण और विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, वो असीमित नहीं है। मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, असीमित नहीं है कि आप कुछ भी चाहो वो बोल दो। तो ये है, एक तो भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने या सामुदायिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो स्वतंत्रता के किन्हीं 2 अधिकार आप दे सकते हो। आप ये भी देख सकते हो, आपको कार्य करने का अधिकार है, तो आप वो भी लिख सकते हो। बहुत इजी आप पॉइंट लिख सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को हम देखें इंग्लिश मीडियम में। डिस्क्राइब एनी 2 राइट्स ऑफ लिबर्टी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन हैज अ फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस हिज व्यू, बट द फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है ये। और सेकंड है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो एवरी पर्सन हैज टू फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है, प्रोफेस इट और फॉर्म अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इसके पास अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है या संगठन बना सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सकारात्मक कार्यों से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक कार्य मतलब आप सोचते होंगे कि ऐसे कार्य जो सरकार जो अलाउ करती है, जैसे मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ये नहीं है वो वाला, ठीक है। ये आपका सकारात्मक कार्य ये नहीं होता। सकारात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो सरकार क्या करती है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिसे हम नीचे तबका बोलना पड़ रहा है, मतलब ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, जिनको जो हम अभी के समय देखें तो बहुत पिछड़े हुए, उन्होंने विकास नहीं कर पाए, उसके कई सारे रीजन है। उनको जो है पिछले समय में उनको कह सकते हैं आप बहुत जो है पीछे रखा गया, ठीक है, उनके साथ भेदभाव हुआ। तो उनको ऊपर उठाने के लिए क्या है कि सरकार द्वारा कुछ विकास के लिए जो है उन्हें, मतलब आम व्यक्ति से, जो नॉर्मल व्यक्ति है उससे ज्यादा जो है उसको विकास के लिए जो है सुविधाएं करवाना, प्राप्त करवाना, ये क्या है, सकारात्मक कार्य है। और सरकार जो है समय समय पर कुछ ना कुछ करती रहती है इनके लिए, इनको ताकि विकसित विकास किया जाए इनका, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। आपको भी पता होगा एसटी, ओबीसी, ठीक है, एससी, इनके लिए क्या है, सरकार जो है स्कूल्स में हो गया, आपने देखे होंगे, आपके बहुत जगह हो गया, आपके यहाँ तक की जो है एग्जाम होता है आपका या जॉब लगती है, तो वहां पे भी आप जो है गवर्नमेंट जॉब में आप अपना सर्टिफिकेट देके जो है उनके लिए भी कुछ ना कुछ सीट जो है प्रोवाइड करवाती है, छोड़े जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसे सकारात्मक कार्य के रूप में हम देखते हैं, इसे ही क्या है, सकारात्मक कार्य कहते हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय affirmative actions of positive works mean those works which are done by the government for the development of the weaker section of the society, giving special facilities to the weak, backward and scheduled caste and tribal people in called positive works, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सकारात्मक कार्य। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा पेपर। इसका हमने पार्ट 1 देखा, 1 से लेके 18 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसके अंदर बहुविकल्पीय और 2 नंबर के हमने क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन पेपर जो है समझ आया होगा, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर करना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, आपको एक बार दोबारा देख लेना है और प्रैक्टिस करनी है। मतलब पॉलिटिकल में तो प्रैक्टिस नहीं होती, मतलब आपको समझना है चीजों को कि किस तरह से आपको जो है लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पेपर हो जाएंगे पार्ट 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पे अगर नहीं देखते हैं बच्चे तो हमारा मनोबल टूट जाता है, जिससे क्या है कि हमें प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में, क्योंकि फिर भरोसा नहीं रहता ना कि देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा या क्या रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों का। तो रिस्पॉन्स आप शेयर करेंगे तो वीडियोस जो है और बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ऑल पर, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।